इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 विल नॉट कम अप ऑन ईदर ऑफ देम। किसी भी डाई के ऊपर 5 नहीं आना चाहिए। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं अ पेयर ऑफ डाइस को जो हम थ्रो करते हैं उस केस में, वो होते हैं हमारे 36। तो हम डिनोमिनेटर में 36 लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे। तो जैसा कि इसने बोला है 5 कहीं नहीं आना चाहिए, किसी भी डाई के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हम 5 वाले केसेस को कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं उन्हें। तो एक ये वाली जो रो रही कॉलम रहेगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड एक ये वाली जो रो रहेगी ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें कितने केसेस बनेंगे ये, तो 6 एंड इधर से भी 6, लेकिन एक कॉमन है, तो इसके लिए 6 + 5 11 हमारे बन जाएंगे। तो हमें इन 11 को 36 में से माइनस करना होगा, क्योंकि हमें केसेस चाहिए जहाँ 5 नहीं आएगा। तो बाकी सारे जो केसेस हैं उसमें 5 नहीं है, तो 36 - 11 इट मीन्स 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25/36। इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी होगी। पार्ट बी, 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार आना चाहिए। एटलीस्ट वंस का मतलब होता है कम से कम एक बार, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो इस वाले केस में जो हमने केसेस लास्ट पार्ट में कैंसिल किए थे, वो सारे केसेस हमारे पास आएंगे, क्योंकि इनमें 5 या तो एक बार आ रहा है, या तो फर्स्ट टाइप पे अपीयर हो रहा है, या सेकेंड टाइप पे, या फिर दोनों के ऊपर अपीयर हो रहा है। तो इस वाले केस में हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। पार्ट सी, 5 विल कम अप एट बोथ डाइस। दोनों डाइस पे आना चाहिए 5। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा है 36 में से जिसमें दोनों डाइस के ऊपर 5 अपीयर हो रहा है, जो कि है 5 5। तो इसको हम यहाँ पे 1/36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 and 3. Find the probability that mode of x is less than 2. मोड ऑफ x का मतलब होता है हम कोई भी नंबर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमें उसका पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे -3 के मोड फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा 3, -2 का मोड मिल जाएगा 2, -1 का मोड 1, 0 1 2 3 वैल्यूज हमारी सेम ही रहेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो मोड ऑफ x है वो <2 हो। <2 वाले केस के लिए हम 2 इंक्लूडेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2 से सिर्फ छोटे नंबर चाहिए होंगे। तो 2 से छोटे नंबर्स हमारे पास यहाँ पे 3 रहेंगे, जो कि 1 0 एंड 1 होंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास है 7। तो 3/7 यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। If a number x is chosen from the numbers 1 2 3 and a number y is selected from the numbers 1 4 and 9, find p product of xy is less than 9. तो एक नंबर x से लिया जाएगा, और x क्या क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 1 2 and 3, एंड y लिया जाएगा 1 4 and 9 से। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो प्रोडक्ट हो x एंड y का वो <9 हो। तो सबसे पहले हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें पता चले कि x एंड y का प्रोडक्ट के क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे, जो कि हमारा सैम्पल स्पेस रहेगा। तो अगर x 1 हो तो y 1 हो सकता है, x 1 हो y 4 हो सकता है, x 1 हो y 9 हो सकता है। सिमिलरली जब x 2 होगा तो 2 1 2 4 एंड 2 9 का केस हमारे पास बनेगा, एंड जब x 3 होगा तो 3 1 3 4 एंड 3 9 का केस हमारे पास बनेगा। इसमें हमें देखना है प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें जब x y <9 हो, प्रोडक्ट जो हो x y का वो <9 हो। तो यहाँ पे x y का प्रोडक्ट <9 कहाँ कहाँ बनेगा वो एक बार देख लेते हैं। ये वाला केस होगा जिसमें 1 × 1 1 रहेगा, यानी कि <9,
1 इंटू 4 होगा। 1 और 9 का केस हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, लेस देन 9 नहीं होगा। नेक्स्ट केस हो जाएगा हमारा 2 1, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3। तो ये 5 केसेस हमारे पास बनेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 9। तो 5/9 हमारी यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, आर selectively successively without replacement in that order from the integers 1 to 10. Find the probability that a upon b is an integer. तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो टर्म्स हमें कुछ दी हुई हैं इनका मीनिंग समझते हैं। selectively successively without replacement, कि अगर selectively successively without replacement का मीनिंग है कि अगर एक नंबर हमने उठाया, हमें नंबर्स लेने हैं 1 to 10 के बीच में से, इंटीजर्स 1 to 10 के बीच में से नंबर्स लेने हैं ए और बी। अगर हमने ए कोई भी एक नंबर ले लिया तो दूसरा नंबर कोई और लिया जाएगा। अगर हमने ए 1 ले लिया तो जब हम बी लेंगे तो वो 1 नहीं होगा, उसके अलावा ही कोई और नंबर लिया जाएगा। और इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ए अपॉन बी एक इंटीजर हो। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं सबसे पहले इसका। अगर हमारे पास ए हमने 1 लिया है तो बी क्या हो सकता है, बी हो सकता है हमारा 2 से लेके 10 तक के नंबर्स में से कोई नंबर होगा, लेकिन 1 नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो ए अपॉन बी हमारा होगा, ए अपॉन बी हमें निकालना है। ए हमने 1 ले लिया तो बी 2 से लेके 10 तक कोई नंबर होगा, यानी कि हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/10 तक नंबर्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने 2 लिया, ए को हमने 2 लिया तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो ए हम 1 हो सकता है, लेकिन ए यहाँ बी हमारा यहाँ पे 1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो नंबर्स हो जाएंगे 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 अप टू 2/10 तक के नंबर्स हो जाएंगे। सिमिलरली 3 लेते हैं, अगर हम 1 को ए को 3 ले रहे हैं ए को, तो यहाँ पे बी हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन बी यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। तो 3/3 वाला केस हम नहीं लेंगे। तो अप टू 3/10 तक नंबर्स होंगे। सिमिलरली 4 के लिए 4/4 वाला केस छोड़ के, जब हम ए को 4 ले रहे हैं तो बी 4 नहीं होगा। 4/4 वाला केस छोड़ के 4/1 से लेके 4/10 तक के नंबर्स होंगे। एंड 5 के केस में 5/1 से 5/10 तक नंबर्स होंगे। इसमें 5/5 होगा वो नहीं लिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि ए और बी सेम है, वो वाले नंबर्स हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें से। एंड बाकी हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे 6/1 से लेके 6/10 तक, 7/1 से लेके 7/10 तक, इसमें 6/6 एंड 7/7 हम इग्नोर करेंगे। 8/1 से लेके 8/10 तक, इसमें हमारा 8/8 नहीं होगा। एंड 9/1 से लेके 9/10 तक, मतलब 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8 एंड 9/10। यहाँ पे 9/9 नहीं लिया जाएगा। और सिमिलरली 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 अप टू 10/9 ये नंबर्स होंगे। अब हमें क्या देखना है, हमें निकालना है a/b एक इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम टोटल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं कितने बनेंगे। 1/2 से 1/10 तक ये बनेंगे हमारे 9 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर इसमें मिसिंग है हमारा 1/1 जो हमने नहीं लिया है। ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 10 रोज बन रही है हमारी, जिसमें हर एक रो के अंदर 9 एलिमेंट्स रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे हमारे वो होंगे 10 × 9 यानी कि 90। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 90। अब हमें देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, यानी कि a/b एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंटीजर होता है 1 2 3 -1 -2, ये हमारे इंटीजर्स रहते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर हम पहली वाली रो की बात करें, इसकी हम बात करेंगे
तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट ही 1/2 से हो रहा है, जो कि एक फ्रैक्शन है। तो आगे के सारे नंबर्स भी हमें फ्रैक्शन में मिलेंगे, 1/2, 1/3, 1/10 तक सारे नंबर्स फ्रैक्शन में होंगे। तो इसमें से कोई भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। सेकेंड वाले में बात करें तो 2/1 इंटीजर रहेगा, लेकिन उसके अलावा कोई और एक भी नंबर हमारे पास नहीं आएगा हमारे फेवरेबल आउटकम में। तो एक ये होगा हमारे पास यहाँ पे 3/1। सिमिलरली सेकेंड वाली जो रो है उसमें 3/1 होगा। सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पे हमें दो फेवरेबल आउटकम मिलेंगे, एक 4/1 एंड एक 4/2, क्योंकि 4/2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर होता है। 5/1 होगा नेक्स्ट वाले में हमारे पास, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। 6/1 में एक 6/1 होगा, 6/2 होगा क्योंकि ये हमारा 3 हो जाएगा, एंड 6/3 भी होगा क्योंकि ये हमें 2 मिल जाएगा। तो ये तीनों नंबर से एक इंटीजर होंगे। 7/1 में 7/1 यानी कि 7, ये एक इंटीजर होगा। 8/1 वाले केस में 8/1 होगा, 8/2 यानी कि 4, 8/4 यानी कि 2। तो ये 3 केसेस हमें मिलेंगे। 9 वाली सीरीज अगर हम लेके चलें तो 9/1, 9/3, तो ये 2 मिलेंगे। और 10 के केस में 10/1, 10/2 एंड 10/5, ये 3 केसेस हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम टोटल जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/19। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्च और अक्टूबर। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं हमारे पास 12। अब हमें चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली वो या तो मार्च हो या अक्टूबर हो। तो दो पॉसिबल केसेस हैं जो हमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे, मार्च या अक्टूबर, यानी कि 2 मंथ्स। तो 2/12 जो कि इक्वल हो जाएगा 1/6 के। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल अ लेटर इज सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेटर वो है हमारे पास 6। हमें चाहिए एक वॉवल होने की प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल। तो वॉवल हुआ करते हैं ए, ई, ओ, आई एंड यू, ये 5 वॉवल होते हैं। तो इसमें से हमारे पास एक ओ है, एक आई है एंड एक ई है, 3 वॉवल्स हैं। तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड एंड एटलीस्ट 2 हेड्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 कॉइन्स के केस का सैम्पल स्पेस देखना होगा। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब यहाँ पे अगर हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें, उसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो हमारा सेम ही बनेगा। तो हम लेके चलते हैं, अगर हमने हमारा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स इसमें होंगे जो हमारा सैम्पल स्पेस रहेगा। एच एच एच, जब तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आए। एक हो सकता है एच टी एच, कि पहले और तीसरे पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। एक होगा एच एच टी, एक होगा एच टी टी। अब हेड अगर पहले कॉइन पे हेड आता है तो उसके पॉसिबल सैम्पल स्पेस ये पॉसिबल केसेस हमारे पास ये होंगे। अगर फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाता है तो उसके पॉसिबल केसेस होंगे टी टी टी, टी एच एच, टी एच टी एंड टी टी एच। तो इस केस में हमारे पास 8 होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, सारे के सारे हेड आने चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें सारे हेड हैं, एच एच एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 थे और जो फेवरेबल आउटकम का नंबर था वो सिर्फ 1 था। अब सेकेंड पार्ट है इसका 2 हेड्स आने चाहिए। तो एक बार 2 हेड्स वाले केसेस देख लेते हैं। 2 हेड्स में
एक ये रहेगा HTH, एक HHT रहेगा, एक THH रहेगा। तो ये हमें 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं ऐसे, जिसमें कि 2 हेड आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे 8। 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड के केसेस देखते हैं। तो पहला तो नहीं है 1 हेड का, दूसरा नहीं है, एक ये है HTT, एक है THT, एक है TTH। ये 3 केसेस हैं जिसमें हमें 1 हेड मिल रहा है। तो इसके बीच प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/8। अब पार्ट डी, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो एटलीस्ट वाला केस हम कैसे देखते हैं? एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 और ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, मतलब 3, जैसे मैक्सिमम 3 हेड्स यहाँ पे आ सकते हैं तो 3 हेड्स तक भी हम लेंगे। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो आने ही चाहिए, उससे ज़्यादा वाले केसेस भी हम काउंट करेंगे। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाले केसेस निकालने होंगे जिसमें 2 से कम हेड है, या फिर हम वो वाले केसेस लेंगे जिसमें 2 हेड है या उससे ज़्यादा हेड है। तो हम देखना शुरू करते हैं। 2 हेड वाले केसेस कौन से होंगे? 2 या 3 हेड वाले। तो एक ये होगा HHH, एक HTH होगा, एक HHT होगा, एक THH होगा। तो यहाँ पे 4 केसेस हमारे पास बन रहे हैं जिसमें हमारे पास कम से कम 2 हेड है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/8, इट मीन्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अ बैग contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. इसमें हमें ब्लू बैग का नंबर फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लू बैग्स x है हमारे पास, x लेके चलते हैं इसको। अब 5 रेड बॉल्स हैं और x ब्लू बॉल्स हैं, और ये कह रहा है कि जो ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की डबल है। तो सबसे पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना था हमारे पास x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा? 5 तो रेड बॉल्स ही, ब्लू बॉल्स ही x, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा 5 + x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल होगी हमारी x/5 + x, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगी, रेड बॉल है हमारे पास 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल सेम ही रहेंगी 5 + x। एंड जो ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की डबल है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा हमारा वो ये बनेगा PB is equals to twice of PR। इनमें वैल्यूज रख देते हैं। तो x/5 + x is equals to 2 × 5/5 + x। तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है जो कि हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 5 यानी कि 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमने x लेट किया था, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हो जाएंगी हमारी 10 बॉल्स, 10 ब्लू बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20। A bag contains 12 balls out of which x are white। एक बैग में 12 बॉल्स हैं जिसमें से x white balls हैं। If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white ball? ये white ball हो, तो white ball होने की probability हम कैसे निकालेंगे? PW से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PW यानी कि नंबर ऑफ white balls है हमारे पास x, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 12। तो ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ white ball। पार्ट बी, इफ 6 more white balls are put in the bag। अगर 6 white ball और बैग के अंदर डाल दी गई हैं, तब white ball निकालने की प्रोबेबिलिटी केस जो फर्स्ट केस था हमारा उसकी डबल होगी। तो हमें x फाइंड करना होगा कि जो इनिशियली x मतलब जो इनिशियली नंबर ऑफ white balls था वो कितना था। तो अभी हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, कि अगर 6 बॉल्स ऐड की गई हैं तो नंबर ऑफ white balls हो जाएगा हमारे पास x + 6, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा? इनिशियली बॉल थी 12, 6 बॉल्स और डाल दी तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा हमारे पास 18। तो अब जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी x + 6/18। और ये कह रहा है कि अब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली है ये डबल होगी फर्स्ट केस का। इट मीन्स अगर हम फर्स्ट केस वाली प्रोबेबिलिटी को डबल कर दें, यानी कि उसका ट्वाइस ले लें,
तो वो अब वाली जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी उसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 12 कैंसिल होके 1/6 यानी कि x/6। 6 से 6 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + 6/3 इज इक्वल्स टू x। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x + 6 इज इक्वल्स टू 3x, 3x - x इज इक्वल्स टू 6। तो 2x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 3। 3 बॉल्स आएंगे यहाँ पे हमारे पास, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 3। x होगा 3। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। What is the probability that month of December had exactly 5 Sundays, 5 Mondays and 5 Tuesdays? इसमें हमें दिसंबर मंथ की बात की गई है और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसके अंदर 5 संडे, 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे हों। तो दिसंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज हुआ करते हैं 31 डेज। 31 डेज होते हैं जिसमें 28 डेज में 4 कंप्लीट वीक्स हमारे बन जाएंगे। 4 कंप्लीट वीक्स बन जाएंगे, हमारे पास 3 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। अब वो 3 एक्स्ट्रा डेज कौन से हो सकते हैं? जो भी होंगे मंडे से लेके संडे तक में कोई भी डेज होंगे एक ऑर्डर के अंदर होंगे। वो ऑर्डर कैसा बनेगा एक बार देखते हैं। वो ऑर्डर हमारा बनेगा, वो 3 डेज या तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हो सकते हैं, या फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हो सकते हैं, या फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये हमारे पॉसिबल केसेस बनेंगे जो कि हमारा सैम्पल स्पेस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे हमारे पास 7 और हमें क्या चाहिए कि उसमें 5 संडे, 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे होने चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा बनेगा, 5 संडे, 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे, ये वाला केस जिसमें संडे, मंडे एंड ट्यूसडे वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 डेज का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक केस है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। अगर आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे हों और आप चाहते हो कि कोई और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए।